रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का द्वितीय अध्याय जिसका नाम है वर्ण विचार वह पढ़ेंगे, जो पृष्ठ संख्या 7, 8, 9, 10, 11 और 12 पर है। तो आज हम जो है वह इसका एक पार्ट कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। यह ध्वनि ही वर्ण कहलाती है। वर्ण या अक्षर का प्रयोग ध्वनि या ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। यह ध्वनि क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। वर्ण या अक्षर का हम जब लिखते हैं या हम बोलते हैं, वह क्या होते हैं? दोनों रूप में प्रयोग किया जाता है। जब हम उसे लिखते हैं तो वह लिपि चिन्ह कहलाते हैं, और जब हम उसे बोलते हैं तो वह ध्वनि के रूप में प्रयोग होती है। ध्वनि चिन्ह कहते हैं उन्हें। वर्ण भाषा की वह मूल ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ण भाषा की क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, कह सकते हैं हम। एक सबसे छोटी ध्वनि है या मूल ध्वनि है जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। जब हम कुछ बोलते हैं तब हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं और इन ध्वनियों का कुछ अर्थ निकलता है। जैसे तुम प्रतिदिन विद्यालय जाओ। अब इस वाक्य के प्रत्येक शब्दों के खंड करके देखिए। जो ये वाक्य दिया गया है, तुम प्रतिदिन विद्यालय जाओ, इसमें अगर हम वाक्य के शब्द बना दें, उन शब्द के हम अलग अलग ध्वनियाँ निकालते हैं, खंड करते हैं, तो देखिए क्या होता है, कितनी ध्वनियों को मिलाकर बना है यह। तुम जो शब्द है वह है त, उ, म, अ। इसको इन वर्ण को मिलाकर बना है। यह कुल मिलाकर 4 ध्वनियाँ इसमें प्रयोग हुई हैं। ऐसे ही प्रतिदिन, यह प्रतिदिन जो शब्द है वह मिलाकर बना है प, र, अ, त, इ, द, इ, न, अ। कुल मिलाकर इसमें 9 ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है विद्यालय। विद्यालय जो शब्द है वह 9 ध्वनियों का इसमें प्रयोग किया गया है। वह ध्वनि कौन कौन सी है? व, इ, द, य, आ, ल, अ, य, अ। यह कुल मिलाकर 9 ध्वनियों से बना है। उसके बाद जाओ। जाओ, जाओ जो शब्द है वह है ज, आ, ओ। इन 3 वर्णों को मिलाकर बना है। तो आपने इस प्रकार देख लिया होगा, इसके हमने खंड किए हैं। इन ध्वनियों के और ऐसे छोटे खंड नहीं किए जा सकते। अब इन ध्वनि के और खंड टुकड़े नहीं किए जा सकते जिन पर विचार किया जा सके। अतः व्याकरण में इन्हें वर्ण कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े या खंड ना हो सकें वह वर्ण कहलाती हैं। जैसे अ, ई, उ, क, ख, ज, ट। यह सभी क्या हैं? इसके अतिरिक्त भी और वर्ण हैं जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते या उसके और खंड नहीं किए जा सकते, वह वर्ण कहलाते हैं। आइए कुछ जानते हैं। हम वाहनों जैसे कार, बस, स्कूटर आदि वाहनों से निकलने वाली ध्वनियों का अर्थ नहीं बता सकते। जो ध्वनियाँ निकलती हैं वाहन में से, कार, बस, स्कूटर आदि में से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, हम उसका अर्थ नहीं बता सकते हैं। वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, या हम कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं।
जो इस प्रकार हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं जो इस प्रकार हैं। देखिए एक बार कौन कौन से वर्णमाला में वर्ण हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आह। यह कुल मिलाकर 11 स्वर हैं और 2 अयोगवाह हैं। इनको मिलाकर होता है इनका नंबर 13। कितने नंबर की हो गई है? 13। अब उसके बाद क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ण, त, ठ, ड, ढ, ञ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ और श्र। इसके अलावा अतिरिक्त व्यंजन भी हैं, वह ड और ढ। यह टोटल जो हैं वह 37 हैं और अतिरिक्त व्यंजन 2 हैं। इन सब का जब हम टोटल करते हैं, इनका जोड़ करते हैं तो यह कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। विशेष क्या है यहाँ पर? हिंदी में ड और ढ इन दोनों ध्वनियों का बड़ा महत्व है। ये दोनों ध्वनियाँ ड और ढ से बिल्कुल भिन्न हैं। ड और ढ वर्णों का प्रयोग शब्दों के प्रारंभ में कभी नहीं किया जाता। इनका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में होता है। इनका प्रयोग कभी प्रारंभ में नहीं होता है, इनका प्रयोग शब्द के अंत में या मध्य में होता है। देखिए कैसे, जैसे घोड़ा, बड़ा, चढ़ाई, पढ़ना आदि। उच्चारण का प्रयोग के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं। उच्चारण या हम कह सकते हैं प्रयोग के आधार पर वर्णों के 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो आज के वीडियो में हम स्वर कवर करेंगे। स्वर क्या होते हैं? जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण जिसको बोलते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वह स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था ये संख्या में कितने होते हैं? 11 होते हैं, जिनमें कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यह स्वर स्वतंत्र होते हैं। यह स्वर क्या हैं? स्वतंत्र हैं। कुछ वर्णों जैसे अ, ई, उ, री के उच्चारण में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ की तुलना में कम समय लगता है। अतः उच्चारण की दृष्टि से स्वर के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। यदि हम कहते हैं प्रयोग के आधार पर अगर हम बांटते हैं तो स्वर के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। और हम उच्चारण की दृष्टि से अगर देखते हैं तो इसके 3 स्वर या 3 भेद हम कह सकते हैं, 3 भेद होते हैं। स्वर के भेद कौन कौन से? 3 भेद जो हमने बताया है। उच्चारण हम जब जैसा करते हैं, ह्रस्व या मूल स्वर, दीर्घ स्वर या प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व या मूल स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी जो स्वर जब हम बोलते हैं उनको बोलने में हमें कम समय लगता है तो वह ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं। अ, ई, उ, री,
इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? मूल स्वर भी कहते हैं। इनको बोलने में हमें कम समय लगता है, इसीलिए इसे ह्रस्व स्वर कहा गया है। यह संख्या में 4 होते हैं। अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 7 हैं। अभी हमने ह्रस्व स्वर पढ़ा। ह्रस्व स्वर में क्या होता है कि हम जब उच्चारण करते हैं तो हमें कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर के जो स्वर बोलते हैं हम, तो उसमें क्या होता है, उसमें हमें दुगना समय लगता है उसके उच्चारण करने में। ये संख्या हमें 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इन स्वरों का जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हमें ह्रस्व स्वर से दुगना समय प्रयोग हो रहा है। अब है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर के उच्चारण से तिगुना समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर में हमें दुगना समय लगा था, और प्लुत स्वर में हमें उच्चारण करने में तिगुना समय लगता है। इसका प्राय प्रयोग किसी को दूर से बुलाने के लिए किया जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग जब हम किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं, या व्यक्ति दूर है उसे जब हम बुलाते हैं, दूर के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें हमें स्वर को 3 गुना अधिक बोलना पड़ता है। जैसे हे राम, राम में जो हम बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं राम, तो वह 3 गुना समय हमें उच्चारण में लगाना पड़ रहा है, तो वह प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। ऐसे ही ओम, ओम में हम 3 गुना समय प्रयोग कर रहे हैं। लिखते समय प्लुत के आगे 3 यह चिन्ह अंकित कर दिया जाता है, जिसका अभिप्राय है तिगुना समय। जब हम ऐसे स्वर लिखते हैं तो हम हिंदी का 3 चिन्ह अंकित कर देते हैं। इसका अभिप्राय क्या होता है कि हमें उसे बोलने में तिगुना समय लगाना है। इसका प्रयोग बहुत कम होता है। इसका प्रयोग कब होता है? बहुत कम होता है। जब हम किसी को पुकारते हैं तभी इसका प्रयोग होता है। स्वरों की मात्राएं। स्वर का मूल रूप भी होता है और मात्रा के रूप में भी प्रयोग की जाती हैं। तो देखते हैं स्वरों की मात्रा क्या होती हैं। जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर प्रयुक्त होते हैं तब इनका स्वतंत्र रूप परिवर्तित हो जाता है और ये मात्रा कहलाते हैं। क्या होती है मात्रा? जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर प्रयुक्त होते हैं तब इनका स्वतंत्र रूप, उनका जो रूप होता है वह बदल जाता है, और उस बदले हुए रूप को ही हम मात्रा कहते हैं। ये इस प्रकार हैं: स्वर, मात्राएं, व्यंजन व शब्द। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। अगर हम व्यंजन के साथ आ स्वर प्रयोग करते हैं तो वह बनता है क, और इसका शब्द है कमल, कलम। ऐसे ही आ स्वर की एक मात्रा होती है। इसका उच्चारण का, कार, काला। ई की मात्रा, इसका उच्चारण कि, किताब, किसान। ई की मात्रा की, कील, कीट। उ की मात्रा कु, कुर्ता, कुल। ओ की मात्रा कू, कूलर, कूपन। री की मात्रा क्र, कृषक, कृपाण। ए की मात्रा के, केला, केरल। ए की मात्रा कै, कैलाश, कैरम।
ओ की मात्रा को, कोयल, कोना। औ की मात्रा कौ, कौवा, कौशल। यहाँ पर विशेष क्या है, रा व्यंजन के साथ उ या ऊ की मात्रा उसके बीच में लगती है। जैसे यदि छोटा उ होता है तो इसकी मात्रा किस प्रकार लगती है, रा के पीछे, रुचि, रुकावट। यदि बड़ा उ होता है, रा अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, उसमें अगर हमें बड़े उ का उच्चारण है तो वह थोड़ा घूम के उसके रा के बीच में लगती है, लेकिन वो थोड़ा घूम के एक सर्कल बनता है, गोला बनता है, तब लगाई जाती है। जैसे रूपरेखा, रूखा। इसका उच्चारण जब हम करते हैं तभी हमें पता चल जाता है कि इसमें ऊ का प्रयोग है या उक का प्रयोग है। स्वरों का प्रयोग मूल रूप में भी किया जाता है। स्वर का प्रयोग मूल रूप में भी किया जाता है। जैसे अनार, ईमानदार, ऐश्वर्य, औजार। इसमें स्वर का मूल रूप प्रयोग किया गया है। जैसे अनार का अ जो है वह स्वर है, ईमानदार का ई जो है वह स्वर है, ऐश्वर्य का ए है वह भी स्वर है, और औजार का औ भी स्वर है। इनका ये स्वर का मूल रूप है। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, सभी व्यंजन आ स्वर के साथ लिखे जाते हैं, अन्यथा उन्हें हलंत लगा दिया जाता है। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, यदि हम आ रहित स्वर लिखते हैं तो हमें उसमें हलंत का प्रयोग करना पड़ता है। हलंत एक तिरछी रेखा होती है जो हम वर्ण के नीचे लगाते हैं। यदि हम वर्ण के नीचे हलंत का प्रयोग नहीं करते हैं तो वह आ सहित वर्ण होता है। क, च, ट, प आदि स्वर रहित व्यंजन हैं तथा क जमा आ मिलाकर बना क, च जमा आ मिलाकर बना च, ट जमा आ मिलाकर बना ट तथा प जमा आ मिलाकर बना पा आदि आ स्वर सहित व्यंजन हैं। जब हमने इसमें हलंत का प्रयोग जब हम नहीं करते हैं तो वह स्वर आ सहित व्यंजन होते हैं। अयोगवाह। अयोगवाह क्या होता है, ऐसे वर्ण जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन, वह अयोगवाह कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंग अह और अह को स्वरों के साथ रखा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण आ की सहायता से ही होता है, इसीलिए इनको स्वरों में रखा जाता है। अनुस्वार अंग की बिंदी, इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में होता है। इसका प्रयोग कैसे होता है, बिंदु के रूप में होता है। जैसे गंगा, जंगल, हंस आदि। अनुनासिक, इसका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। जैसे आँख, हंसी, चांद आदि। इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, चंद्र बिंदु लगाया जाता है, या हम इसे कह सकते हैं, इसे चंद्र बिंदु कहते हैं। विसर्ग, इसका उच्चारण हा के समान होता है। इसका चिन्ह वर्ण के पीछे दो बिंदी के रूप में दर्शाते हैं। जैसे नमः, प्रातः, अतः आदि। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने वर्ण के भेद में एक भेद पढ़ा जो है स्वर।
अगली वीडियो में हम व्यंजन कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।